हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के बारे में। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करती है ताकि जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग कर सकें, आगे उसको यूटिलाइज़ कर सकें, उसकी इन्वेस्टमेंट कर सकें, अपने जो भी रिसोर्सेज हैं उनके पास उनको मोबिलाइज़ कर सकें। तो आज के लेक्चर में ये सारी पॉलिसीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे जो अच्छी पहली पॉलिसी जो गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है वो है आपकी टैक्सेशन पॉलिसी। अब टैक्सेशन पॉलिसी से कैसे गवर्नमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकती है, तो ये समझने वाली चीज़ है। देखो, पहले मैं बेस थोड़ा क्लियर कर देती हूँ कि बच्चे जो टैक्सेस है उनसे ही गवर्नमेंट को क्या आता है, रेवेन्यू आता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट को टैक्सेशन पॉलिसी से ही आता है। अब गवर्नमेंट इस तरीके से टैक्सेशन पॉलिसी अपनाएगी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन कर सके। ठीक है, और जो लोग वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सेव करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, उनको गवर्नमेंट टैक्सेशन में कुछ कंसेशंस दे सके, उनको कुछ इंसेंटिव दे सके ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे चल के और भी इन्वेस्ट करो। फिर थर्ड चीज़ आ जाती है दैट कर्ब कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू बूस्ट द सेविंग, कि क्या करना चाहिए भी, खर्चा आपको कम से कम कंजप्शन पे करना चाहिए ताकि आप लोग सेविंग ज़्यादा से ज़्यादा कर सको, क्योंकि जितनी ज़्यादा सेविंग होगी उस सेविंग को हम लोग यूज़ किस में करेंगे, इन्वेस्टमेंट करने में यूज़ करेंगे। और लास्ट जो है दैट इज़ मोबिलाइज द इकोनॉमिक सरप्लस, कि जो भी इकोनॉमिक सरप्लस, अब इकोनॉमिक सरप्लस होता क्या है, ये होता है बच्चे आपका डिफरेंस किसके बीच में, आज की जो प्रोडक्शन है, करंट प्रोडक्शन और करंट कंजप्शन के बीच में जो भी डिफरेंस पाया जाता है। अब जब हम लोग, हमारे पास अगर प्रोडक्शन देखो ज़्यादा होगी तो दैट विल हेल्प, ठीक है, वो इकोनॉमी में हेल्प करेगी कहीं ना कहीं। इसका मतलब ये है कि टैक्सेशन पॉलिसी इस तरीके से हो ताकि लोग कम से कम कंजप्शन करें, अपना मतलब जो खर्चा है वो कम से कम कंजप्शन में करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, सेव करें। और अंडर डेवलप कंट्रीज़ में क्या होता है कि बहुत कम आपके बिग लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जो वेल्दी पर्सन्स होते हैं, उनकी जो गिनती है बहुत कम होती है और सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक सरप्लस भी उन्हीं के पास में होता है। लेकिन वो इस इकोनॉमिक सरप्लस को यूज़ किस में कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, दैट इज स्क्वेंडर्ड अवे इन कॉन्स्पिशियस कंजप्शन। और वो लगाते किस में इस चीज़ को, कॉन्स्पिशियस कंजप्शन में, कुछ जैसे इंपॉर्टेड प्रोडक्ट्स खरीद लिए, कुछ अनअसेंशियल आइटम्स खरीद ली। तो ये ज़रूरी है कि जो वो उनके पास सरप्लस बच रहा है ना, उनसे वो कंजप्शन ना करें बल्कि उसको यूटिलाइज करें ताकि इकोनॉमी डेवलप हो सके। तो इसके लिए किया क्या जाएगा, देखो, अकॉर्डिंग टू राजा जी चिलैया जो मेन एम होती है टैक्सेशन पॉलिसी की वो यही है ताकि जो ये इकोनॉमिक सरप्लस है उसको सही डायरेक्शन में लगाया जा सके, उसको कुछ प्रोडक्टिव चैनल्स में लगाया जा सके। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिंक्रोनाइजेस विद द इंक्रीज इन नेशनल इनकम। जो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो किसके साथ में एग्जिस्ट करती है, दोनों चीज़ें क्या है, एक साथ में चलेगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ में आपका क्या है, जो नेशनल इनकम है वो भी बढ़ना चाहिए। और जो नेशनल इनकम अगर बढ़ भी रही है तो उसको यूज़ किस में करना चाहिए, देखो बच्चे, उसको यूज़ करना चाहिए इन्वेस्टमेंट में। अगर सपोज करो कि लोग अपनी इच्छा के अनुसार सेविंग करते ही नहीं है तो गवर्नमेंट उसमें क्या है, कंपलसरी सेविंग करवा सकती है लोगों को। जैसे हम लोग कहते हैं ना भी, पीएफ अकाउंट जो हमारा पीएफ कटता है वो कैसे है कि वो इनकम जो हमारी आई उनमें से कुछ पैसा पहले ही सरकार की तरफ से हमारे लिए सेव कर दिया जाता है भी, इस चीज़ को आप लोग कंजप्शन नहीं कर सकते। ठीक है, तो 10,000 है, अगर 2,000 वो कट हो गया तो आपके हाथ में तो 8,000 रुपये ही बचे ना। तो इस तरीके से गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आपसे क्या करवाती है, कंपलसरी सेविंग्स करवाती है ताकि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके। इसीलिए जो हमारा टैक्सेशन सिस्टम है ना वो कैसा है, दैट इज़ फ्लेक्सिबल, जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं बड़ा इजीली, समय के अनुसार उसमें कुछ चेंजेस लेके आई जा सकती है। तो ये होगा तभी जब हमारे इकॉनमी में कौन सा टैक्सेशन सिस्टम प्रिवेल करेगा, दैट इज़ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम क्या होता है, इनकम जिनकी ज़्यादा होती है उन पर टैक्स भी क्या लगता है, ज़्यादा लगता है। ठीक है, जैसे जैसे इनकम बच्चे और ज़्यादा होगी टैक्स की जो रेट है वो और ज़्यादा होता जाएगा, और जिनकी इनकम कम है वो टैक्स भी उसमें क्या देंगे, कम देंगे। जैसे हम लोग देखते हैं ना भी, बजट जब आता है तो उसमें स्लैब्स बनी होती है कि 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसके आगे 5% लगेगा, 10% लगेगा। तो ये लगाया है इसी तरीके से जाता है ताकि जो वेल्दी लोग हैं उन पे क्या है, टैक्स की जो रेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगता है। अब टैक्सेशन सिस्टम को लगाने से पहले
अब ये नहीं है जितना मर्जी टैक्स लगाते जाओ। और ऐसा होगा तो जो वेल्दी लोग हैं वो क्या है, काम ही नहीं करेंगे। वो तो कहेंगे जितना पैसा हम लोग कमा रहे हैं आधा पैसा तो सरकार लेके जा रही है। तो टैक्सेशन जो पॉलिसी है वो इस तरीके से अडॉप्ट होनी चाहिए ताकि जो उनकी सेविंग्स है ना उन पे गलत प्रभाव ना पड़े। ठीक है, कुछ लिमिट होनी चाहिए टैक्सेशन सिस्टम की। अब जो नंबर है इनडायरेक्ट टैक्सेस का वो ज़्यादा होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो डायरेक्ट टैक्सेस है वो किन पे लगाने चाहिए, वो लगाने चाहिए आपके नॉन प्रोडक्टिव आइटम्स पे। ठीक है, जहाँ पे लोग ऐसे ही फालतू का खर्चा कर रहे हैं उन पे ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए। तो बच्चे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में आपको नॉलेज होगी। जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसका क्या है, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस सेम पर्सन पे नहीं होता है। मतलब ये हो सकता है भी लगाया किसी पे, हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं उसको किसी और पे। और डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, जिनका इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस सेम पर्सन पे ही होता है। मतलब जिस पे लगा टैक्स उसी को ही वो टैक्स क्या है भरना पड़ेगा, वो होते हैं आपके डायरेक्ट टैक्सेस। तो डायरेक्ट टैक्सेस इस तरीके से लगाना चाहिए, जो नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उन पे ये डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा लगाना चाहिए। ठीक है, उनकी इनकम पे लग जाता है। अब कुछ और भी मेजर्स अपनाने चाहिए गवर्नमेंट को ताकि टैक्स की चोरी ना हो सके, टैक्स इवेजन ना हो सके। अगर टैक्स इवेजन ज़्यादा होती है, टैक्स इवेजन क्या होता है कि गवर्नमेंट के अकाउंट में वो पैसा आता ही नहीं है, अकाउंटेबिलिटी ही नहीं होती उस मनी की, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, ब्लैक मनी कहते हैं। और उससे इन्फ्लेशन भी आ सकती है इकॉनमी में। तो हमारा टैक्सेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट को हेल्प कर सके कि वो जो है अपने रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से यूज़ करवा सकें कैपिटल फॉर्मेशन करवाने के लिए। और सेकंड क्या है, सेविंग्स को बढ़ाना। थर्ड क्या है बच्चे, जो रिड्यूस है, जो कंजप्शन हमने पढ़ा ही है, लग्जरी गुड्स की कंजप्शन कम से कम करनी चाहिए। और लास्ट है कि टैक्सेशन पॉलिसी इस तरीके की हो जो भी इनइक्वालिटीज़ पाई जाती हैं इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन में वो कम से कम हो सके। तो इस तरीके से आपकी टैक्सेशन पॉलिसी काम करनी चाहिए। सेकंड क्या मेथड अपना सकती है गवर्नमेंट, वो है आपकी पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी। भी गवर्नमेंट को खर्चा कहाँ पे करना चाहिए, डेवलपमेंट में करना चाहिए। ठीक है, प्राइवेट वालों के लिए करना चाहिए, उसको इनकरेज करने के लिए करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए करना चाहिए। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है बच्चे, पैसा है, कैपिटल ज़रूरी है। ठीक है ना, और ये चीज़ हम लोग ना प्राइवेट वालों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइवेट वालों के पास इतना ज़्यादा जो वेल्थ एंड इनकम है वो नहीं हो पाती है, और वो ना ही इस तरीके या सोशल सर्विसेज में ध्यान देते हैं। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर अलोन मेक्स इट पॉसिबल टू एक्सपैंड द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ इरीगेशन, सप्लाई ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स, हेल्थ में लगा सकते हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज़ में लगा सकते हैं। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर को हम लोग डाइवर्स वेज में लगाया जा सकता है। सबसे पहली चीज़, पब्लिक एंटरप्राइजेस को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने के लिए, प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करने के लिए, और आपका है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, जैसे रेलवेज, रोड्स, पावर हाउसेस, ब्रिजेस, हॉस्पिटल, कुछ एजुकेशन फैसिलिटीज़ हो गया, इन सभी में भी किया जा सकता है। अब सबसे पहली चीज़ जो हमने इधर पढ़ी है दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो अंडर डेवलप कंट्रीज़ में क्या होता है, बड़ी शॉर्टेज होती है बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज़ की। अब ये शॉर्टेज क्यों है, क्योंकि इनके लिए बड़ा ज़्यादा पैसा चाहिए, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है इनको लगाने में, तो प्राइवेट सेक्टर वाले तो आगे आएंगे नहीं। तो किसको आगे आना पड़ेगा, गवर्नमेंट सेक्टर को आना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट सेक्टर क्या है, इन इंडस्ट्रीज़ में रोल अदा करेगी, पब्लिक एक्सपेंडिचर करेगी। और पब्लिक यूटिलिटी इंडस्ट्रीज़ जैसे कि वाटर की सप्लाई करना, पावर जनरेट करना, इनको भी इस्टेब्लिश कर किया जाएगा किसमें, पब्लिक सेक्टर में। एक तो ये चीज़ होगी कि आपके पब्लिक एंटरप्राइजेस को डेवलप करना। सेकंड चीज़ क्या है, भी प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करना। अब अकेली सरकार भी सारा कुछ नहीं कर सकती, इकोनॉमिक डेवलपमेंट सभी के साथ ही होती है। तो इस तरीके से प्राइवेट सेक्टर को कैसे इनकरेज किया जा सकता है, अगर देखो उन्होंने कोई नई इंडस्ट्रीज़ खोलनी है, उनको टैक्स में छूट दे दी जाए, उनको सब्सिडीज़ दे दी जाए। ठीक है, कोई नॉलेज उनको चाहिए, कोई टेक्निकल नो हाउ चाहिए, वो उनको प्रोवाइड किया जाए, वो एक्सपर्ट्स की हेल्प ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट इस तरीके से प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज कर सकती है। थर्ड है बच्चे प्रोविज़न ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसे इनकरेज की जा सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करके। और वो क्रिएट कैसे होगा, जब सरकार इस पर पैसा स्पेंड करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है,
रेलवेज, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, इन सभी को क्या है डेवलप करना, ठीक है। और इनकी जो कंस्ट्रक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो ये जनरेशन है जो वो कौन कर सकता है, दैट इज़ बाय द पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी के द्वारा ही किया जा सकता है। इसी तरीके से तो हमारी इकॉनमी डेवलप करेगी। थर्ड चीज़ है आपके पास भी क्या चीज़ें आ सकती हैं, उससे पहले आपको बता देती हूँ, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हर एक वीडियो की आपको PDF फाइल मिल जाया करेगी। फेसबुक पेज लाइक कर दीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उन पे आपको इन वीडियोज़ की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। अब जो थर्ड पॉइंट है बच्चे, वो है हमारे पास पब्लिक डेप्ट पॉलिसी। पब्लिक डेप्ट क्या होता है कि भाई गवर्नमेंट कहाँ से डेप्ट उठाती है, उसमें इंटरनल डेप्ट भी हो सकता है, एक्सटर्नल डेप्ट भी हो सकता है। अब जो रिसोर्सेज है ना, अब जो पैसा आता है ना गवर्नमेंट के पास, अकेला टैक्सेस के थ्रू थोड़ी आता है, गवर्नमेंट कर्जा भी लेती है, ठीक है। इसके पीछे रीजंस क्या है, भाई टैक्सेस से पैसा क्यों नहीं पूरा हो पा रहा हमारे सरकार के द्वारा, तो उसके पीछे रीजन है पॉवर्टी। हमारे एक तो पॉपुलेशन जो है ना बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा क्या है इस लाइन में आती है, बिलो द पॉवर्टी लाइन में आती है। और उनका जो टैक्स का स्लैब है, आधे से ज़्यादा जो हमारी जनसंख्या है ना वो टैक्स नहीं भरती, क्योंकि उनकी टैक्स स्लैब क्या है, जैसे हम लोग अगर मान के चले कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, तो साल के 2.5 लाख वो कमा ही नहीं पाते, तो कहाँ से वो टैक्स देंगे। इसी तरीके से जो टैक्सेस जो गवर्नमेंट के पास ना बहुत कम कलेक्ट होते हैं। सेकेंड पॉइंट है आपके पास एडवर्स अफेक्ट ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ टू मैनी टैक्सेस। अगर बड़े ज़्यादा टैक्स लगने लग गए ना इकोनॉमी में, लोग सेव नहीं करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। और थर्ड पॉइंट क्या है, टैक्सेस किस तरीके से लगाने चाहिए, अकॉर्डिंग टू द टैक्सेबल कैपेसिटी। अब लोगों की कितनी कैपेसिटी है टैक्स देने की, उसी तरीके से टैक्स लगना चाहिए, ठीक है। तो जिनके पास ज़्यादा कैपेसिटी है उनका ज़्यादा टैक्स ले लो, जिनके पास कम कैपेसिटी है टैक्स को फिल करने की, उनसे कम टैक्स लिया जा सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट ना टैक्सेस के थ्रू अपने रेवेन्यू को नहीं जनरेट कर सकती, तो वो क्या करती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए वो डेप्ट उठाती है, जिसको हम लोग कहते हैं पब्लिक डेप्ट। अब दो सोर्सेज होते हैं पब्लिक डेप्ट के। सबसे पहला है इंटरनल डेप्ट, भी अंदर जो आप पब्लिक से पैसा उठा लेते हो, ठीक है, अपनी बैंकिंग सिस्टम से उठा लेते हो। सेकंड है आपके पास एक्सटर्नल डेप्ट। अब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में इंटरनल डेप्ट होती है जो शुड बी सो मोबिलाइज्ड दैट इट डज नॉट हैव एनी इल इफेक्ट ऑन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। भी इस तरीके से वो डेप्ट को लगाना चाहिए ताकि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो प्राइवेट जो लोग हैं वो निवेश कर रहे हैं ना, उन पे कोई गलत प्रभाव ना पड़े। ये ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है टू गेट लोन्स बाय द वे ऑफ दी स्मॉल सेविंग्स। अब लोग जब सेविंग करेंगे, उनके पास जब पैसा आएगा, तभी वो गवर्नमेंट क्या है लोन ले सकती है, ठीक है। तो लोगों के पास सेविंग्स होनी चाहिए। एज अ रिजल्ट ऑफ स्मॉल सेविंग्स पीपल प्रोपेंसिटी टू सेव इंक्रीज। जैसे जैसे वो छोटे छोटे सेविंग करेंगे, लोगों की जो प्रोपेंसिटी है सेव करने की वो बढ़ेगी। जिस तरीके से वो इन्वेस्ट करेंगे, फिर कैपिटल फॉर्मेशन इनकरेज होगी। अब बहुत सारे मेथड्स अपनाने चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि लोग क्या है कहीं ना कहीं छोटी छोटी सेविंग्स कर सके, रूरल सेविंग कर सके, ठीक है। कुछ सेविंग स्कीम्स खोलनी चाहिए रूरल एरियाज़ में, विलेजेस में, ताकि जो लोग हैं वो अट्रैक्ट हो सके, सेविंग करें। और इस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लगना चाहिए ताकि उनको लगे भी हाँ कल को हमारी इनकम और ज़्यादा जनरेट होगी सेविंग करने से। तो पब्लिक जो बोरोइंग्स है शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम दैट क्लास ऑफ पीपल विच इज़ प्रोन टू स्पेंड लार्ज अमाउंट ऑफ। देखो ये देखो क्या कहा गया है कि जो पब्लिक बोरोइंग्स है ना, वो किनसे कलेक्ट करनी चाहिए, ऐसे लोग जो अपने इन चीज़ों को, अपने पैसे को किस में लगाते हैं, लग्जरी गुड्स को ख़रीदने में। तो ऐसी कोई स्कीम्स होनी चाहिए ताकि वो गवर्नमेंट को लोन दे सके। अब देखो जब वो गवर्नमेंट को लोन देगी, उनका पैसा किसके पास जाएगा, सरकार के पास जाएगा। अब उतनी देर के लिए वो क्या है उस चीज़ों को, लग्जरी आइटम्स अपनी कंजप्शन पे रोक लगा देंगे, क्योंकि हाथ में उनके पैसा कम रह जाएगा। तो इस तरीके से क्या है पब्लिक बोरोइंग्स उन कलेक्टेड क्लास से होनी चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं लग्जरी गुड्स के लिए। और ऐसे लोन्स, अब जब हम ऐसे लोन्स लेंगे तो वो कोई भी गलत प्रभाव नहीं डालेंगे हमारी कैपिटल फॉर्मेशन पे। सेकंड है बच्चे एक्सटर्नल डेप्ट। अब अकेले इंटरनल डेप्ट से हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाते, हमें कई बार क्या है दूसरी कंट्रीज से भी लोन वगैरह उठाना पड़ जाता है। अब बड़ी ज़्यादा एडवांटेजेस भी होती हैं एक्सटर्नल डेप्ट को लेने के लिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इन डेप्ट से हमारे जो पास है वो फॉरेन करेंसी आएगी, उनके टेक्निकल चीज़ों के बारे में हमें पता लगेगा, कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में हमारे नॉलेज जो है वो बढ़ेगी। और ऐसे लोन्स को लगाना किस पे चाहिए, डेवलपमेंट पर्पसेस पे ही लगाना चाहिए। अब इससे क्या हो सकता है,
अब जब हम डेवलपमेंट पर्पसेस पे लगाएंगे, गवर्नमेंट को प्रॉफिट आएगा, वो प्रॉफिट गवर्नमेंट किस में यूज़ करेगी? इन्हीं लोन्स को दोबारा पे करने में, ठीक है ना, रीपे करने में। विद द हेल्प ऑफ द फॉरेन लोन एक्सपोर्ट शुड बी इनकरेज। अब फ़ॉरेन जो हमने लोन्स उठाए हैं, उनसे होना क्या चाहिए? एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो, इम्पोर्ट कम से कम हो। डेब्ट सर्विसिंग चार्ज शुड बी मिनिमम। अब डेब्ट सर्विसिंग चार्ज क्या होता है? जब हमने मनी को पे बैक करना है ना, उन पे जो इंटरेस्ट रेट है वो कम से कम लगा होना चाहिए। बेंचनन एंड एलिस ने क्या रिमार्क किया है कि एक्सटर्नल और इंटरनल डेब्ट दोनों ही ज़रूरी हैं, दोनों एक दूसरे के लिए ही काम करते हैं। But unless their use and process of saving, institution mobilizing resources, legal structure, lending या investment activities का फेवरेबल इफेक्ट ही पड़ना चाहिए किस पे? हमारे कैपिटल फॉर्मेशन पे। और एक्सटर्नल असिस्टेंस भी एडवांटेजेस हो सकती हैं शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में। हम मतलब बाहरी एक्सपर्ट्स की भी सलाह ले सकते हैं, ठीक है, उनसे हेल्प भी ली जा सकती है, वो भी होनी चाहिए, फॉर ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड। तो अब पब्लिक डेब्ट के सिग्निफिकेंस से हमें क्या पता लगा कि लोगों के हाथ में पहले तो ये चीज़ है, सेविंग ज़्यादा करेंगे, ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा बढ़ेगी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, जो नेशनल इनकम है उनको रीबैक किया जा सकता है, उसे रीपे किया जा सकता है। अब डेप्ट ले लिया, उसको अच्छे अच्छे से अगर हम लोग यूज़ करेंगे डेवलपमेंट पर्पसेस में, उससे पैसा ही आएगा ना गवर्नमेंट को, वो उसे रीपे भी कर सकती है और हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो जाएगी। फिर एक चीज़ और क्या आती है कि बड़े ज़्यादा रुकावटें आती हैं अंडर डेवलप कंट्रीज़ में कि किसी भी चीज़ को आगे लेके जाने के लिए। वो रुकावटें क्या होती हैं? एक तो हमारे ऑर्गेनाइज्ड मनी या कैपिटल मार्केट्स नहीं है, लोग सेविंग कम करते हैं, और जो वो सेविंग कर भी लेते हैं ना, वो किस में यूज़ करते हैं? अनप्रोडक्टिव पर्पसेस में यूज़ करते हैं। इसी वजह से हमें डिफ़िकल्टीज आती हैं कि ताकि कैसे हम लोग इन्वेस्ट कर सकें। अब फोर्थ जो चीज़ है वो है आपके पास डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का क्या मतलब होता है? बड़ी बार मैंने बताया है कि जब सेंट्रल बैंक लोन देती है गवर्नमेंट को नए नोट छाप के, ठीक है, प्रिंटिंग ऑफ द न्यू करेंसी नोट्स, और उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। तो इस तरीके की जो फिस्कल पॉलिसी है वो किसने अडॉप्ट की थी? दैट इज़ अडॉप्टेड बाय द केन्स। अब देखो, जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ में है, इनकम का लेवल कम होता है, इनकम कम होती है तो सेविंग कम होती है, लोग टैक्स कम भरते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनकम नहीं है। अब जब सेविंग्स कम होगी तो कैपिटल फॉर्मेशन कम होगी, कैपिटल फॉर्मेशन कम होगी तो हमारी जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो रुक जाएगी। अब ये रुका क्यों है? क्योंकि पैसा नहीं है इकॉनमी के पास। इसी वजह से सेविंग इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डेफिसिट फाइनेंसिंग की हेल्प लेते हैं। अब डेफिसिट फाइनेंसिंग से होता क्या बच्चे? डेफिसिट फाइनेंसिंग, न्यू करेंसी इशू करना, लोगों के हाथ में पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो वो डिमांड क्या हो जाएगी? सप्लाई से ज़्यादा हो जाएगी, और धीरे धीरे प्राइसेस क्या होना शुरू हो जाएंगे? इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। अब देखो, ऑर्डिनरी प्राइसेस ऑफ द गुड्स इंक्रीज बिकॉज ऑफ द डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब प्राइस बढ़ेंगे तो लोग क्या है, कम चीज़ें ले सकेंगे ना रिटर्न में, पैसा उनका उतना ही लग रहा है लेकिन प्राइस बढ़ गया तो सेम अमाउंट ऑफ मनी से वो कम चीज़ें खरीद पाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर V.K.R.V. राव, जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है इज़ द टर्म यूज्ड फॉर द वॉल्यूम ऑफ दैट फोर्स्ड सेविंग विच इज़ अफेक्टेड ड्यू टू राइज इन प्राइजेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट। अब देखो, गवर्नमेंट ने ये डेफिसिट फाइनेंसिंग की ही इसीलिए ताकि प्राइजेस बढ़े, ठीक है, प्राइसेस बढ़े और लोगों को जो है उनको सेविंग करवाई जा सके ताकि वो कंजप्शन में पैसा कम से कम लगा सकें प्राइसेस के बढ़ने से, और जो है इन्वेस्टमेंट वो उन सेविंग से ज़्यादा कर सकें। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग एक तरफ तो क्या कर रही है? इनकरेज कर रही है आपकी इन्वेस्टमेंट को। ऑन द अदर हैंड, the resources obtained through the deficit financing are utilized for the development of infra। अब जो पैसा गवर्नमेंट के पास में आया है डेफिसिट फाइनेंसिंग से, उसको यूटिलाइज कहाँ करना है? इंफ्रास्ट्रक्चर पे यूटिलाइज करना है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ बच्चे एक और चीज़ हुई है, वो है इन्फ्लेशन आ जाती है इकॉनमी में, क्योंकि प्राइस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए करनी तो चलो ठीक है डेफिसिट फाइनेंसिंग, बट उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए, छोटे छोटे अमाउंट में करनी चाहिए आपको डेफिसिट फाइनेंसिंग, जिससे आप पे इकॉनमी को ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट ना हो सके। और देखो, हर चीज़ जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं। तो इसीलिए कहते हैं भी इकॉनमी को अगर स्टेबल रखना है, उसको डेवलप करना है, तो एक लिमिट का होना हर चीज़ में ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से फिस्कल पॉलिसी हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बड़ी ज़रूरी हो जाती है ताकि फुल एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ सके। आप इस तरीके से फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी को दोनों को ही
यूज़ किया जाना चाहिए ताकि हमारी इकॉनमी ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सके। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।